दो बेटों ने बूढ़ी माँ का बंटवारा कर घर का नौकरानी बना दिया, पर भगवान के घर देर था, अंधेर नहीं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की, जहां गंगा से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा बंगला था, लेकिन उसकी ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसी माँ की सिसकियां दबा दी गई थीं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों के नाम कर दी थी, और बदले में उसे सिर्फ अपमान मिला था। घर की मालकिन थीं 70 वर्ष की शारदा देवी। चेहरे पर खामोशी, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथ में लकड़ी की छड़ी। उनके पति स्वर्गीय हरि नारायण सक्सेना ने सरकारी नौकरी करते हुए एक एक पैसा जोड़कर ये घर बनाया था। शारदा देवी ने भी सिलाई कढ़ाई करके और गहने बेचकर घर की नींव मजबूत की थी। दोनों का सपना था कि बुढ़ापे में यही घर उनका सहारा बनेगा और उनके बेटे उनके आसपास रहेंगे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा विकास और छोटा बेटा मनोज। विकास बैंक में क्लर्क था और मनोज प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दोनों की शादी हो चुकी थी। विकास की पत्नी रीना और मनोज की पत्नी पूजा एक ही छत के नीचे रहती थीं, लेकिन दिलों में दूरियां थीं। शुरुआत में सब ठीक था। शारदा देवी को सम्मान मिलता था, उन्हें माँ कहकर पुकारा जाता था, पर धीरे धीरे आवाज बदलने लगी। पहले माँ को चाय बिस्तर पर मिलती थी, फिर कहा गया माँ खुद ले लिया करो। कुछ महीने बाद किचन में ताला लगने लगा। एक सुबह 8 बजे की बात है। घर में पराठे सिक रहे थे। मक्खन की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। डाइनिंग टेबल पर विकास, रीना और उनके बच्चे बैठकर गर्म नाश्ता कर रहे थे। शारदा देवी अपने छोटे कमरे में बैठी थीं। पिछली रात उन्हें ठीक से खाना नहीं मिला था। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला और लाठी टेकते हुए रसोई की तरफ बढ़ीं। जैसे ही वो अंदर पहुंची, रीना ने सामने आकर रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही हैं आप? शारदा देवी ने धीमी आवाज में कहा। बहू, बहुत भूख लगी है, 2 रोटी दे दे। रीना ने भौहें चढ़ाई। रोटी क्या पेड़ पर उगती है? राशन महंगा हो गया है, हर समय कुछ न कुछ चाहिए आपको। इतना कहकर वो अंदर गईं और एक प्लेट में 2 ठंडी सूखी रोटियां रखकर उनके हाथ में थमा दी, साथ में बिना दूध की काली चाय। बस यही काफी है। शारदा देवी कुछ नहीं बोली। वो जानती थीं कि बोलने से अपमान और बढ़ेगा। वो अपने कमरे में लौट गईं। बाहर बच्चे पिज्जा और बर्गर की बातें कर रहे थे और अंदर एक माँ सूखी रोटी पानी से खा रही थी। विकास ने थकान भरे स्वर में कहा, माँ, इस महीने बहुत खर्चा है, फीस भरनी है, अभी पैसे नहीं है, थोड़ा घरेलू नुस्खा अपना लो। लेकिन बेटा, बस माँ, अभी और खर्चा नहीं कर सकता। वो गला गिला रही थी। शारदा देवी को कई सालों से मधुमेह की बीमारी थी। डॉक्टर ने समय पर दवा लेने की सख्त हिदायत दी थी। उस शाम उन्होंने विकास से कहा, बेटा, मेरी दवा खत्म हो गई है, आंखों के आगे धुंधला दिखता है, दवा ला दे। विकास अपने कमरे में चला गया। शारदा देवी वहीं खड़ी रह गई। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। एक सुबह 5 बजे, जब पूरा घर रजाई में दुबका था, शारदा देवी आंगन में ठंडे पानी से बर्तन मांज रही थी। उनकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थी। जोड़ों में दर्द से चेहरा सिकुड़ जाता था। तभी पूजा बालकनी में आई। उसके हाथ में गर्म चाय का कप था। माँ जी, बर्तन अच्छे से धोना, कल चिकनाई रह गई थी, और हाँ, बाद में कपड़े भी धो देना, मशीन खराब है। बहू, हाथ नहीं चल रहे तो खाना मत खाया करो। इतना कहकर वो अंदर चली गई। दिन गुजरते गए, सम्मान खत्म हो गया। एक दिन दोनों बहुओं के बीच खर्चे को लेकर झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ी कि विकास और मनोज ने फैसला किया, माँ 15 दिन नीचे रहेंगी, 15 दिन ऊपर, जिसका समय उसका खर्च। शारदा देवी ने कांपती आवाज में पूछा, मैं क्या कोई सामान हूं जो बांट रहे हो? लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब हर 15 दिन बाद उनका बिस्तर सीढ़ियों से ऊपर नीचे फेंका जाता। महीने के 31वें दिन दोनों बेटे बहस करते कि ये अतिरिक्त दिन कौन रखेगा। कई बार वो दिन उन्होंने सीढ़ियों पर बैठकर बिताया। एक रात तेज बुखार में भी उन्हें फर्श साफ करने को कहा गया। कमजोरी से उनका संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़ी। सिर फट गया, खून बहने लगा। पूजा ने डॉक्टर को नहीं बुलाया, उसे कालीन की चिंता थी। उसने उन्हें घसीटकर बरामदे में डाल दिया। उस रात ठंडी हवा में लेटी शारदा देवी ने पहली बार महसूस किया कि वो इस घर में माँ नहीं, बोझ है। कुछ दिन बाद एक शाम वो छत पर कपड़े लेने गई। वहां विकास और मनोज सिगरेट पीते हुए बातें कर रहे थे। विकास बोला, अब और नहीं सहा जाता, घर बेच देते हैं, 2 करोड़ मिलेंगे, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। मनोज हंसा, सही है, फ्री में रख लेंगे, वहां हमारा खर्चा भी बचेगा। सीढ़ियों के पीछे खड़ी शारदा देवी के हाथ से कपड़े गिर गए। उनकी सांस रुक सी गई। जिन बेटों के लिए उन्होंने जीवन जिया, वही उनका सौदा कर रहे थे। उसी रात उन्होंने अपने पुराने संदूक से एक लाल फाइल निकाली। उसमें असली कागजात थे। उनके पति ने मरते वक्त कहा था, जरूरत पड़े तो ही दिखाना। शारदा देवी ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, अब जरूरत आ गई है,
ये शब्द शारदा देवी ने धीरे से कहे थे, लेकिन उनके अंदर कुछ बहुत बड़ा बदल चुका था। कई सालों तक अपमान सहने वाली वो माँ उस रात पहली बार शांत थी। कमरे की टिमटिमाती बल्ब की रोशनी में उन्होंने लाल फाइल खोली। अंदर साफ सुथरे कागज रखे थे, असली रजिस्ट्री, वसीयत और वो दस्तावेज जिन पर उनके पति के हस्ताक्षर थे। उन कागजों में साफ लिखा था कि लंका स्थित पूरा मकान सिर्फ और सिर्फ शारदा देवी के नाम है। सुबह घर में सामान्य हलचल थी, लेकिन शारदा देवी के भीतर एक निर्णय पक्का हो चुका था। उधर विकास और मनोज अगले दिन प्रॉपर्टी डीलर से मिलने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि घर उनके नाम है। उन्होंने कभी असली कागज देखने की जरूरत ही नहीं समझी। दोपहर को एक प्रॉपर्टी डीलर घर आया। उसका नाम अनिल मेहरा था। साफ सूट पहने, हाथ में फाइल लिए वो ड्राइंग रूम में बैठा। रीना और पूजा ने चाय नाश्ता रखा। विकास ने कहा, मेहरा जी, लोकेशन बढ़िया है, 2 करोड़ से कम में बात मत कीजिएगा। मेहरा ने घर का मुआयना किया और बोला, कागज ठीक हो तो सौदा तय समझिए। मनोज ने पुरानी फाइल लाकर दिखाई। वे सिर्फ बिजली और टैक्स के कागज थे। मेहरा ने कहा, रजिस्ट्री वाले दिन असली मालिक के साइन जरूरी होंगे। विकास ने हंसते हुए कहा, वो हो जाएगा। शारदा देवी ये सब अपने कमरे से सुन रही थी। उस रात उन्होंने एक और काम किया। अगली सुबह वो चुपचाप घर से निकली, पास के बैंक गईं, वहां से अपने पुराने लॉकर की जानकारी ली, फिर सीधे एक वकील के ऑफिस पहुंची। वकील का नाम था अरुण त्रिपाठी। उन्होंने फाइल मेज पर रखी। बेटा, इन कागजों को पढ़ो। फिर गंभीर होकर बोला, माताजी, ये मकान पूरी तरह आपके नाम है। बिना आपकी अनुमति कोई इसे बेच नहीं सकता। शारदा देवी ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं खुद बेचना चाहूं तो? आप पूरी अधिकार से बेच सकती हैं। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मुझे एक ट्रस्ट से मिलना है। अरुण ने पूछा, क्यों? शारदा देवी की आंखों में नमी थी, पर आवाज ठोस थी। मैं ये घर अनाथ बच्चों के लिए देना चाहती हूं, जिनके पास मां नहीं है, उन्हें छत मिले। अरुण कुछ पल उन्हें देखता रहा। उसने सिर झुका दिया, मैं व्यवस्था कर दूंगा। इधर घर में विकास और मनोज ने लगभग सौदा पक्का कर लिया था। 2 करोड़ में बात तय हुई। 5 लाख एडवांस लेने की बात भी हो गई। दोनों भाई खुश थे। रीना और पूजा तो जैसे सपनों में थीं। नए फ्लैट, नई गाड़ी, अलग जिंदगी। 3 दिन बाद रजिस्ट्री की तारीख तय हुई। उसी दिन मेहरा और वकील घर आए। टेबल पर मिठाई रखी गई। 5 लाख का चेक विकास को दिया गया। अरुण त्रिपाठी भी आए, लेकिन इस बार शारदा देवी के बुलावे पर। ड्राइंग रूम में सब बैठे थे। मेहरा ने कहा, अब असली मालिक साइन करें। विकास ने पेन उठाया। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा। सीढ़ियों से शारदा देवी उतर रही थी। आज उन्होंने हल्की पीली साड़ी पहनी थी। हाथ में वही लाल फाइल थी। विकास झुंझलाया, मां, आप अंदर जाइए। शारदा देवी सीधे मेज तक आईं। उन्होंने फाइल खोली और कागज सामने रख दिए। पहले ये पढ़ लीजिए। अरुण त्रिपाठी ने दस्तावेज उठाए। उन्होंने मेहरा की तरफ देखा और बोले, इस संपत्ति की इकलौती मालकिन शारदा देवी हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मनोज हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? अरुण ने स्पष्ट कहा, इनके पति ने ये मकान इनके नाम खरीदा था। बेटों का इसमें कोई अधिकार नहीं है। रीना के हाथ से मिठाई की प्लेट गिर गई। पूजा की आंखें फैल गई। विकास बुरी तरह घबरा गया। मां, ये क्या है? शारदा देवी ने सीधा जवाब दिया, सच्चाई। कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर विकास जल्दी से मां के पास आया और पैरों पर झुक गया। मां, हमें माफ कर दो, हम तो मजाक कर रहे थे। मनोज भी पीछे पीछे आ गया। हम आपको कहीं नहीं भेजेंगे। शारदा देवी ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। मजाक तब होता है जब किसी को चोट ना लगे। तुमने मुझे बोझ समझा, मेरे रहते मेरे घर का सौदा किया। उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द साफ था। उन्होंने मेहरा की तरफ देखा। मैं ये घर बेच रही हूं, लेकिन अपने बेटों को नहीं दूंगी। विकास चौंका, क्या मतलब? अरुण ने दूसरी फाइल खोली। शारदा देवी ने यह संपत्ति एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट को देने का निर्णय लिया है। बिक्री की रकम से यहां अनाथालय बनाया जाएगा। नहीं, मनोज चिल्लाया। शारदा देवी ने दृढ़ स्वर में कहा। उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। जिस मां का सौदा उसके बेटे कर सकते हैं, वो मां अब खुद फैसला करेगी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था कि आज फैसला बदलने वाला नहीं है। शारदा देवी ने धीरे से कहा, और एक बात और। सबकी नजरें उनकी ओर उठी। ये घर अब मेरा है, और यहां कौन रहेगा इसका निर्णय भी मैं ही करूंगी। शारदा देवी के इन शब्दों के बाद कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। विकास और मनोज एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पहली बार समझ आया कि जिस मां को वे कमजोर समझते थे, वही आज सबसे मजबूत खड़ी है। विकास ने संभलने की कोशिश की। मां, गुस्से में ऐसा फैसला मत लीजिए, लोग क्या कहेंगे? शारदा देवी ने शांत स्वर में जवाब दिया,
जब तुम मुझे सीढ़ियों पर बैठा कर रखते थे तब लोगों की परवाह नहीं थी। मनोज ने धीमे से कहा, हमसे गलती हो गई। गलती एक बार होती है, शारदा देवी बोली। तुमने तो आदत बना ली थी। रीना और पूजा रोने का नाटक करने लगी। रीना बोली, माँ जी, हम आपको माँ मानते हैं। शारदा देवी ने सीधा प्रश्न किया, जब मुझे बुखार था और मैं फर्श पर गिरी थी तब माँ कहाँ थी? किसी के पास जवाब नहीं था। अरुण त्रिपाठी ने स्थिति साफ की। मकान की बिक्री की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रस्ट की तरफ से लोग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। कागज तैयार हैं। विकास घबरा गया। माँ, हम कहाँ जाएंगे? शारदा देवी ने पहली बार कठोर स्वर अपनाया। जैसा तुमने मेरे लिए सोचा था वैसा ही सोचो अपने लिए। मनोज समझ गया कि माँ ने उनकी बात सुन ली थी। उसका चेहरा उतर गया। शारदा देवी ने घड़ी की ओर देखा। तुम्हारे पास 1 घंटा है, अपना जरूरी सामान समेट लो, इसके बाद ये घर खाली होना चाहिए। न्याय तब था जब तुमने मुझे बांटा था, उन्होंने बिना आवाज ऊंची किए कहा। रीना ने कहा, हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? शारदा देवी ने स्पष्ट कहा, जिस तरह तुमने सोचा था कि मैं अनाथालय में रह लूंगी, वैसे ही तुम भी कोई जगह ढूंढ लोगे। कमरे में घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। अरुण ने पुलिस को सूचना दे दी थी ताकि किसी तरह का विवाद ना हो। विकास और मनोज ऊपर नीचे दौड़ने लगे। कपड़े, जरूरी कागज, कुछ सामान जल्दी जल्दी बैग में भरने लगे। रीना और पूजा के चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। शारदा देवी ड्राइंग रूम की कुर्सी पर बैठी रहीं। वो किसी से बहस नहीं कर रही थीं। उनके चेहरे पर कठोर शांति थी। 1 घंटा पूरा हुआ, बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। शारदा देवी ने संक्षेप में कहा। सिपाहियों ने विकास और मनोज से कहा, कृपया बाहर चलिए। हम खुद जा रहे हैं, विकास बोला, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा अहंकार नहीं था। सामान बाहर ले जाया गया। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। फुसफुसाहट शुरू हो गई। मनोज ने आखिरी बार मुड़कर मां को देखा। एक बार सोच लीजिए। शारदा देवी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं सोच चुकी हूं। लोहे का गेट बंद हो गया। कुछ पल तक घर में खामोशी रही। फिर शारदा देवी ने गहरी सांस ली। अरुण ने कहा, माताजी, ट्रस्ट के सदस्य रास्ते में हैं। करीब आधे घंटे बाद एक मिनी बस अंदर आई। उस पर लिखा था, नवजीवन बाल सेवा ट्रस्ट। बस से छोटे छोटे बच्चे उतरे। किसी के हाथ में पुराना बैग था, कोई नंगे पांव था। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। ट्रस्ट की संचालिका सरला मिश्रा आगे आईं। नमस्ते माताजी। शारदा देवी ने सिर हिलाया। स्वागत है। बच्चे आंगन में इधर उधर देखने लगे। किसी ने पेड़ को छुआ, कोई सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। घर जो कुछ देर पहले तनाव से भरा था, अब बच्चों की आवाज से गूंजने लगा। सरला ने कहा, आज से ये जगह इन बच्चों का घर होगी। शारदा देवी ने धीरे से कहा, और मैं इनकी देखभाल करूंगी। उसी समय एक छोटी लड़की उनके पास आई। दादी, यहां हम रहेंगे। शारदा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ, यहीं रहोगे। लड़की मुस्कुराई। घर का माहौल बदल चुका था। दीवारें अब सन्नाटे से नहीं, हंसी से भर रही थीं। अरुण ने अंतिम कागजों पर साइन करवाए। बिक्री की रकम सीधे ट्रस्ट के खाते में चली गई। शाम तक विकास, मनोज और उनकी पत्नियां सड़क पर अपना ठिकाना ढूंढ रहे थे। उधर शारदा देवी आंगन में बैठी बच्चों को देख रही थीं। उनके मन में दर्द अभी भी था, लेकिन अब वो दर्द बोझ नहीं था, वो निर्णय में बदल चुका था। रात को जब सभी बच्चे अपने बिस्तर पर लेटे तो घर में पहली बार सुकून था। शारदा देवी ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, आज मेरा घर सच में बस गया। शारदा देवी ने उस रात जब ये कहा तो उनके चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति थी। जिस घर में कई महीनों से ताने, झगड़े और अपमान की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब बच्चों की धीमी हंसी और मासूम बातों की सरसराहट थी। दीवारें वही थीं, छत वही थी, आंगन वही था, लेकिन वातावरण बदल चुका था। पहले जहां डर और तनाव तैरता था, अब वहां अपनापन था। सुबह की पहली किरण के साथ घर में अलग ही रौनक थी। आंगन में बच्चे कतार बनाकर खड़े थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पौधों को पानी दे रहा था, तो कोई छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतरना सिखा रहा था। सरला मिश्रा ने सभी को समझाया था, ये घर अब सबका है, इसे मिलकर संभालना है। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं, सब एक परिवार हैं। बच्चों ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। शारदा देवी बरामदे में कुर्सी पर बैठी सब देख रही थीं। उनके सामने वही सीढ़ियां थीं, जहां कभी वो ठंड में अकेली बैठी कांपती थीं। आज उन्हीं सीढ़ियों पर बच्चे हंसते हुए दौड़ रहे थे। एक लड़का फिसलते फिसलते बचा तो दूसरे ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ये दृश्य देखकर शारदा देवी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। रसोई में पहली बार ताला नहीं था। बड़े भगोने में खिचड़ी बन रही थी। एक तरफ सब्जी चढ़ी थी, दूसरी तरफ दूध उबल रहा था।
एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, दादी, आज मीठा भी बनेगा। शारदा देवी ने प्यार से पूछा, क्यों, किस खुशी में? बच्चा बोला, आज हम सब यहाँ पहली बार साथ खा रहे हैं। शारदा देवी मुस्कुराई, हाँ, गुड़ का हलवा बनेगा। बच्चों की आंखें चमक उठीं। उनके लिए हलवा सिर्फ मिठाई नहीं था, वो अपनापन था। दोपहर तक खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई कि सक्सेना निवास अब अनाथालय बन गया है। कई पड़ोसी मिठाई, फल और कपड़े लेकर आने लगे। कोई चावल की बोरी दे गया, कोई किताबें छोड़ गया। एक बुजुर्ग पड़ोसी बोले, माताजी, आपने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं। शारदा देवी ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ नया नहीं किया, बस सही समय पर सही फैसला लिया। उधर विकास और मनोज की दुनिया बदल चुकी थी। जिन पैसों की चमक उनकी आंखों में थी वो अब गायब थी। किराए का छोटा सा मकान ढूंढने में भी मुश्किल आ रही थी। रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। जिन दोस्तों के सामने वे शान से रहते थे, अब उनसे नजरें चुराते थे। एक दिन विकास हिम्मत जुटाकर पुराने घर के बाहर आया। उसने गेट खटखटाया। चौकीदार ने रोका, किससे मिलना है? विकास ने धीमे स्वर में कहा, मां से। संदेश अंदर गया। शारदा देवी कुछ देर सोचती रहीं, फिर बोली, उसे अंदर आने दो, अकेले। विकास अंदर आया। आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। उसने चारों तरफ देखा। वो घर जिसे वो अपनी संपत्ति समझता था, अब सच में घर लग रहा था। माँ, उसकी आवाज भर गई। शारदा देवी ने सीधे पूछा, क्यों आए हो? माफी मांगने, उसने कहा। माफी मांगने से बीता समय लौट आएगा? विकास चुप रहा। उसने सिर झुका लिया। मैंने लालच में आंखें बंद कर ली थीं। शारदा देवी ने गहरी सांस ली। लालच इंसान से सोचने की ताकत छीन लेता है। तुमने मां को बोझ समझा, इसलिए आज खुद बोझ महसूस कर रहे हो। विकास की आंखों से आंसू निकल आए। अगर सच में बदलना चाहते हो, शारदा देवी बोली, तो यहां आकर सेवा करो। इन बच्चों के लिए कुछ करो। समझो कि जिम्मेदारी क्या होती है। विकास ने सिर हिलाया। कुछ दिनों बाद मनोज भी आया। उसने भी वही बात सुनी, सेवा ही सुधार का रास्ता है। धीरे धीरे दोनों भाई कभी कभी आकर बच्चों के लिए राशन लाने लगे। शुरुआत में वे चुपचाप काम करते, नजरें मिलाने से बचते, पर समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि जिन बच्चों के पास कुछ नहीं था, वे फिर भी मुस्कुरा रहे थे। घर में रोज सुबह प्रार्थना होती, बच्चे मिलकर पढ़ाई करते। शाम को शारदा देवी उन्हें जीवन की छोटी छोटी बातें समझाती। सच बोलो, मेहनत करो और किसी का दिल मत दुखाओ। बच्चे ध्यान से सुनते। एक शाम वही छोटी लड़की उनकी गोद में बैठी थी। उसने पूछा, आपके बच्चे कहाँ हैं? शारदा देवी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, मेरे बच्चे मेरे पास हैं। लड़की ने भोलेपन से कहा, तो हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनकी आंखें नम हो गईं, पर इस बार उनमें पीड़ा नहीं, संतोष था। समय बीतता गया। सक्सेना निवास अब नवजीवन आश्रय के नाम से जाना जाने लगा। 50 से ज्यादा बच्चों को वहां शिक्षा, भोजन और सुरक्षा मिल रही थी। दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बन गए थे। आंगन में हर शाम खेल होता था। मोहल्ले के लोग अब उस घर को सम्मान से देखते थे। एक दिन सरला मिश्रा ने कहा, माताजी, आपने अपने दर्द को शक्ति बना दिया। शारदा देवी ने मुस्कुराकर कहा, जब अपनों से सहारा ना मिले तो इंसानियत ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। उनकी सेहत पहले जैसी मजबूत नहीं थी, लेकिन मन हल्का था। वो जानती थीं कि उन्होंने जो फैसला लिया वो कठिन था, पर सही था। शाम को वो बरामदे में बैठी थीं। सामने गेट बंद था, लेकिन अब वो बंद दरवाज़ा किसी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि भीतर की शांति की रक्षा के लिए था। बच्चे खेलते हुए पुकार रहे थे, माँ, माँ। ये आवाज़ सुनकर शारदा देवी ने आंखें बंद कीं। अब उन्हें किसी कागज़, किसी संपत्ति या किसी रिश्ते का डर नहीं था। उन्होंने जो खोया था उससे कहीं ज्यादा पा लिया था। और सच यही था, जिस घर में सम्मान और अपनापन हो वही घर होता है। बाकी सब सिर्फ ईंट और पत्थर होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ बाप बोझ नहीं, हमारी नींव होते हैं। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वहाँ सुख टिकता नहीं। पैसा कुछ समय की खुशी दे सकता है, लेकिन जिन्होंने हमें चलना सिखाया, उन्हें ठुकराने वाला इंसान कभी सुकून नहीं पाता। याद रखिए, आज जो हम अपने बड़ों के साथ करते हैं, वही कल हमारे पास लौट कर आता है। लेकिन अब आपसे एक सवाल है, अगर आप शारदा देवी की जगह होते तो क्या करते? क्या आप अपने बेटों को माफ कर देते या खुद का सम्मान चुनते? कमेंट में जरूर लिखिए, शारदा देवी सही थीं या गलत? आपका जवाब ही इस कहानी का असली फैसला होगा। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्टोरी बाय एसके को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।